हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। और इस वीडियो में हम 12 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो मैनेजमेंट फंक्शंस एंड बिहेवियर यूनिट से होंगे। तो उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूं। एक ओवरव्यू, एक रिवीजन आपका मैं करा देता हूं जो आपकी यूनिट है मैनेजमेंट फंक्शंस एंड बिहेवियर की। तो सबसे पहले आप देखिए, मैनेजमेंट फंक्शंस की बात की जाए तो यहाँ पर 5 टाइप्स के फंक्शंस जो किए जाते हैं मैनेजमेंट के द्वारा। फर्स्ट इज प्लानिंग, सेकंड इज ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड इज स्टाफिंग, फोर्थ इज डायरेक्टिंग, फिफ्थ इज कंट्रोलिंग। अब एक एक करके इसको देखते हैं। जैसे प्लानिंग की बात की जाए तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो फोरकास्टिंग, गोल सेटिंग वगैरह की जाती है, फोरकास्ट की जाती है फ्यूचर के रिगार्डिंग। और ये परवेसिव टू ऑल लेवल, यानी कि प्लानिंग ऐसा नहीं कि सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा की जाती है, ये हर लेवल, चाहे टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे लोअर लेवल हो, तीनों लेवल्स के द्वारा प्लानिंग की जाती है। सेकेंड इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में जो भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं, स्पेशली मैन पावर, मटीरियल एंड मनी, इसको एक इफेक्टिव तरीके से यूटिलाइज करने का जो है यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो थर्ड है स्टाफिंग। स्टाफिंग में क्या होता है कि रिक्रूटिंग, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग के बारे में बात की जाती है। स्टाफिंग में एक राइट पीपल एक राइट पोजीशन के लिए एक राइट टाइम पर मिल सके, तो ये स्टाफिंग के अंदर ये चीज़ें की जाती हैं। फोर्थ है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में क्या होता है कि गाइडिंग, मोटिवेटिंग और सुपरवाइजिंग, ये सब चीज़ें जो है डायरेक्टिंग में की जाती हैं। और फिफ्थ जो है वो है कंट्रोलिंग। टेक करेक्टिव एक्शंस इफ परफॉर्मेंस इज नॉट अकॉर्डेंस विद द प्लान्ड ऑब्जेक्टिव। जो भी आपने प्लानिंग के दौरान ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो प्लानिंग की थी, आप कंट्रोलिंग में उसको जो है आप उसका परफॉर्मेंस देखेंगे कि जो प्लानिंग की थी उसके रिगार्डिंग कोई डेविएशन तो नहीं आ रहा है। अगर डेविएशन आ रहा है तो टू टेक करेक्शन, ठीक है, तब आप उस पर करेक्शन के लिए एक्शंस लेंगे। तो ये जो है 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। चलिए आगे देखिए। आगे यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, देखिए यहाँ पर कुछ डेफिनेशन दी गई हैं, ये इनसे आपको कोई लेना देना नहीं है, ये डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी। हेनरी फेल के द्वारा इनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहा जाता है, और एक जो है F.W. टेलर के द्वारा दी गई, इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। तो चलिए आगे देखिए। आगे है, आगे कुछ और लोग हैं जैसे हेनरी फेल हो गए, लुथार गुलिक हो गए। इन लोगों ने जो है मैनेजमेंट फंक्शंस को एक डिफरेंट वे में इसको एक्सप्लेन किया है। तो इन्होंने क्या किया है कि जैसे अभी मैंने बताया है कि 5 स्टेप्स होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। बट हेनरी फेल के अनुसार जो है ये जो प्रोसेस रहेगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, यहाँ तो सेम है, इसके बाद इनके अनुसार क्या रहेगा, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। ये हेनरी फेल ने ये एक दिया था मैनेजमेंट फंक्शंस का। अब लुथार गुलिक ने क्या बताया था कि डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, कम्युनिकेटिंग एंड डायरेक्टिंग। तो ये इनके अनुसार ये मैनेजमेंट फंक्शंस होंगे। आगे देखिए, ये फीचर ऑफ मैनेजमेंट क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है मैनेजमेंट, परवेसिव है, रिजल्ट ओरिएंटेड है। तो ये सब चीज़ें हैं। आगे चलिए। आगे देखिए, लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात की जाए तो आपको पता है 3 लेवल होते हैं मैनेजमेंट में: एक टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। जहाँ टॉप लेवल प्लानिंग करता है और पॉलिसी को फॉर्मुलेट करता है, वहीं मिडिल लेवल जो है वो टॉप लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच एक लिंक का काम करता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल की बात करें तो जो भी पॉलिसीज बनाई जाती हैं, फार्मूलेट की जाती हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा, उनको एग्जीक्यूट करने का जो काम होता है वो लोअर लेवल मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है, जो भी प्लान है, जो भी पॉलिसीज हैं। तो ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट का हो गया। नेक्स्ट देखिए, क्लासिकल थॉट की बात की जाए तो ये साइंटिफिक मैनेजमेंट से रिलेटेड है, जो कि F.W. टेलर द्वारा दिया गया। अब इन्होंने क्या बताया टेलर के बारे में, टेलर ने जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो थ्योरी दिया था तो उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें देख लीजिए। इन्होंने बताया था कि रिप्लेसिंग द थंब ऑफ रूल विद साइंस, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर। जो वर्कर है उनका जो है ट्रेनिंग और सिलेक्शन साइंटिफिक वे में होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए मैनेजमेंट और लेबर के बीच, डिवीजन ऑफ वर्क रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की हैं, आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो बहुत सी यहाँ पर मैंने टेक्निक लिख रखी हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। फंक्शनल फोरमैनशिप,
इसको प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन भी कहते हैं। सेकेंड इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क। इस तरीके से ये कुछ टेक्निक्स हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट की। तो यहाँ पर क्या है, आपको ध्यान रखना है, फंक्शनल फॉरमैनशिप ने टेलर ने जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए इन चीज़ों को बात की है, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर बॉस। और प्लानिंग डिपार्टमेंट में इनके बारे में बात की गई है, रूटीन क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कोड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनरी। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क में मैथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी एंड फटीग स्टडी के बारे में टेलर ने बताया है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है फेवल के 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो आपको पता होंगे। तो ये 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कौन कौन से हैं? 14 प्रिंसिपल वो आपको ध्यान रखने हैं, यही है डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है इंडिविजुअल शुड टेक रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। कोई भी जो है इंडिविजुअल वो एक सुपीरियर से ऑर्डर लेगा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय, सेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी और हैं स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, इनिशिएटिव और स्पिरिट डी कॉर्पस। इसका मतलब होता है टीम वर्क। ये 14 प्रिंसिपल हैं जो फेल के द्वारा दिए गए थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आगे देखिए, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट की बात की जाए तो ये मैक्स वेबर के द्वारा दिया गया था। तो उसके कुछ फीचर इन्होंने बताए थे कि डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए, हायरार्की ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए, सिस्टम ऑफ रूल होना चाहिए। तो ये जो है मैक्स वेबर के द्वारा किस चीज़ें बताई गई हैं। इसकी कुछ लिमिटेशन भी दी गई हैं कि रेड टेपिज्म एंड टू मच पेपर वर्क, कि जो है यहाँ पर पेपर वर्क जो है काफ़ी बढ़ जाता है जब मैक्स वेबर की थ्योरी को अप्लाई किया जाता है। अब नोट जो पॉइंट मैंने यहाँ पर देख रखा है आप उसको पढ़ लीजिए। वेवर्स मॉडल विल बी परफॉर्म्ड इन दोज इंटरप्राइजेज वेयर चेंज इज नॉट एंटीसिपेटेड। तो वेबर का जो मॉडल वहीं यूज हो सकता है जहाँ पर चेंज जो है एंटीसिपेट ना हो। चलिए नेक्स्ट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी इनटू 6 फंक्शन। ऑर्गेनाइजेशन की जो भी एक्टिविटी होती है उसको 6 फंक्शंस में डिवाइड किया है हेनरी फॉयल में। कौन कौन से 6 फंक्शन हैं? टेक्निकल, कॉमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग एंड मैनेजियल। ये जो है 6 फंक्शंस में डिवाइड किया गया ऑर्गेनाइजेशनल जो भी एक्टिविटीज़ हैं, किसके द्वारा? हेनरी फेल के द्वारा। यहाँ पर कुछ कंपेरिजन किया गया है, उसको भी देख लीजिए फेओल और टेलर के बीच। तो फेओल ने जो है जो थ्योरी दी थी वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए होती है, और जो टेलर की है वो शॉप फ्लोर लेवल ऑफ ए फैक्ट्री के लेवल पर होती है। इन्होंने इम्प्रूविंग ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन की बात की है, जबकि टेलर ने जो है इंक्रीजिंग प्रोडक्शन पर बात की है। थर्ड देखिए पॉइंट, फेओल ने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस्ड पर अपनी जो भी चीज़ें दी हैं, और टेलर ने जो है ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के बेस्ड पर अपनी थ्योरी दी हैं। तो कुछ बेसिक से डिफरेंस हैं फेओल और टेलर के बीच। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट है बिहेवियरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पर देखिए क्लासिकल थ्योरी जहाँ पर हाई प्रोडक्शन और एफिशिएंसी की बात करता है, वहीं पर बिहेवियरल थ्योरी जो है एम्प्लॉय को एक एसेट मानता है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस आपको याद रखना है। क्लासिकल थ्योरी क्या करती है कि वो प्रोडक्शन पर फोकस करती है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो। वहीं पर बिहेवियरल थ्योरी क्या करती है कि एम्प्लॉय को एज एसेट ट्रीट करती है। अब आगे देखिए, एथॉर्नी स्टडीज़ के बारे में बताया गया है जो एल्टन मेयो के द्वारा दिया गया था। यहाँ पर 4 पॉइंट हैं जो आपको याद रखने होते हैं। कौन कौन से 4 पॉइंट देखिए, इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट्स, रिले असेंबली, टेक्स्ट रूम, मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम एंड फोर्थ इज बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम। तो ये कुछ पॉइंट हैं एल्टन मेयो के द्वारा एथॉर्नी स्टडीज दी गई थी। आगे देखिए, सिस्टम अप्रोच जो कि बर्नार्ड हर्बर्ट साइमन के द्वारा दिया गया था। इन्होंने होल ऑर्गेनाइजेशन को एक सिस्टम माना है, और कुछ बोला गया है कि सिस्टम को सब सिस्टम में डिवाइड किया गया है, जैसे परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट एट्सेट्रा। इनको सब सिस्टम में बनाया गया है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर कुछ फीचर यहाँ ने दिए हैं, इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट बाउंड्री। तो ये कुछ फीचर हैं। कंटिजेंसी अप्रोच की बात की जाए तो इसी को जो है सिचुएशनल अप्रोच भी कहते हैं। जो और सिचुएशनल अप्रोच 2 टाइप की होती है, एक तो फेडरल की कंटिजेंसी थ्योरी, और एक जो है सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी जो कि हर्सी और ब्लंचार्ड के द्वारा दी गई थी। तो इसको भी हम एक बार में देख लेते हैं। फेडरल की कंटिजेंसी थ्योरी देखिए क्या है, नो बेस्ट वे ऑफ लीडरशिप स्टाइल विच बेस्ट सूट्स टू एवरी सिचुएशन। फेडरल ने बताया था कि लीडरशिप का कोई भी ऐसा स्टाइल नहीं है
जो हर सिचुएशन में आप उसको अप्लाई कर सकें, हर सिचुएशन के हिसाब से आपको चीज़ें करनी है। तो ये जो है कंटिजेंसी थ्योरी इसी के बारे में बात करती है। इसमें कुछ चीज़ें बताई गई जैसे टास्क स्ट्रक्चर, लीडर मेंबर रिलेशंस, पोजीशनिंग पावर, ये है जो है फेडरल की कंटिजेंसी थ्योरी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है हार्सी ब्लंचार्ड सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई हैं, स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, टेलिंग स्टाइल, सेलिंग स्टाइल, पार्टिसिपेटिंग स्टाइल एंड डेलीगेटिंग स्टाइल। वहीं पर मेच्योरिटी लेवल ऑफ फॉलोवर्स, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें और बताई गई हैं, M1, M2, M3, M4। तो M1 किसको कहा गया है, इनकम्पिटेंट एंड अनविलिंग को कहा गया है यहाँ पर M1, और इनकम्पिटेंट एंड विलिंग को यहाँ पर M2 नाम दिया गया है, कम्पिटेंट बट नॉट श्योर इसको M3 नाम दिया गया है, और कम्पिटेंट एंड विलिंग को यहाँ पर M4 नाम दिया गया है हार्सी ब्लंचार्ड के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है थ्योरी जेड। थ्योरी जेड विलियम आउची के द्वारा दी गई थी, और ये जापानीज और अमेरिकन मैनेजमेंट का एक कंबाइंड रूप जो है इनके के द्वारा दिया गया था, विलियम आउची के द्वारा। तो इनके इसमें क्या बताया गया था, इसमें देख लीजिए, इसके कुछ फीचर हैं। म्यूचुअल ट्रस्ट के बारे में बात करती है जो थ्योरी जेड है, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय के बारे में बात करती है, और स्लो इवेलुएशन एंड प्रमोशन के बारे में, और मॉडरेटली स्पेशलाइज्ड करियर पाथ। ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो विलियम आउची के द्वारा दिए गए थ्योरी जेड से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट देखिए MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जो कि पीटर जो है ड्रकर के द्वारा दिया गया था। अब MBO क्या होता है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उसके ऑब्जेक्टिव को छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स में डिवाइड कर दिया जाता है, तो उसी को जो है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव कहते हैं। देखिए ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव यहाँ पर है, अब उसी को इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव में मैंने डिवाइड कर दिया, अब उसके बाद उसको डिपार्टमेंट ऑब्जेक्टिव में डिवाइड कर दिया जाता है, फिर डिविजनल ऑब्जेक्टिव्स में, देन यू गेट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। तो इसी को जो है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव कहते हैं, MBO कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन की कुछ थ्योरी मैंने आपको बताई थी, फिर भी एक आपको एक रिवीजन यहाँ पर कर लीजिए। मोटिवेशन किसे कहते हैं, इंटेंसिटी इनटू डायरेक्शन इनटू परसिस्टेंट ऑफ एफर्ट्स, इसको जो है मोटिवेशन कहते हैं। जहाँ पर इंटेंसिटी का मतलब होता है हाउ स्ट्रांगली बी पुट एफर्ट्स टू अचीव गोल, और यहाँ पर डायरेक्शन का मतलब होता है should always be directed in a direction which is beneficial, and persistence of effort, how long an individual keep on working hard to achieve his goal। तो ये मोटिवेशन हो गया। तो मोटिवेशन में 2 टाइप की थ्योरी होती है, एक होती है कंटेंट थ्योरी और एक होती है प्रोसेस थ्योरी। कंटेंट थ्योरी बेसिक नीड्स के बारे में बताती हैं कि कौन सी वो बेसिक नीड्स हैं जो एम्प्लॉय अपनी जो है एक मोटिवेशन के रूप में अपना अचीव उनको करना चाहता है, कौन सी चीज़ें हैं जो मोटिवेट करती हैं एम्प्लॉय को। तो वो जो है कंटेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में आपको पढ़नी है। यहाँ पर 4 थ्योरीज पढ़नी होती हैं, मैस्लोस नीड थ्योरी, हर्जबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी, अल्डरफर की ERG थ्योरी और मैकलेलैंड की नीड थ्योरी। तो एक एक करके इनको देख लेते हैं। देखिए मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी, जो कि एक हायरार्किकल रूप में दी गई थी। यहाँ पर 5 पॉइंट दिए गए हैं, एक फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, सेल्फ स्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। इन 5 पॉइंट्स के बारे में मैस्लो ने बताया था कि फिजियोलॉजिकल नीड्स में जहाँ पर फूड, क्लोथिंग और हाउसिंग की जो है पूरी करता है कोई भी एम्प्लॉय, उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ता है जो कि सेफ्टी नीड्स हैं, उसके बाद जो है सोशल नीड की तरफ। तो ये सब चीज़ें हम प्रीवियस वीडियोज में आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट देखिए हर्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी। तो यहाँ पर 2 फैक्टर की बात की गई है हर्जबर्ग के द्वारा, एक तो होते हैं हाइजीन फैक्टर और एक होते हैं मोटिवेशन फैक्टर। जहाँ मोटिवेशन फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं, और हाइजीन फैक्टर एम्प्लॉय के मोटिवेशन में कोई रोल प्ले नहीं करते हैं। ये सिर्फ क्या करते हैं, ये सिर्फ इतना करते हैं कि जॉब डिससेटिस्फैक्शन को डिक्रीज करते हैं, जॉब डिससेटिस्फैक्शन को कम करते हैं। तो इनको जो है हाइजीन फैक्टर कहा गया है हाइजबर्ग के द्वारा, और जो मोटिवेशन फैक्टर हैं उनको जो है मोटिवेशन फैक्टर कहा गया है जो एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर देख लीजिए दोनों फैक्टर्स को, यहाँ पर हाइजीन फैक्टर 10 हैं। ये जो है एम्प्लॉय को मोटिवेट नहीं करते, सिर्फ क्या करते हैं उसके जॉब डिससेटिस्फैक्शन को डिक्रीज करने का काम करते हैं, जो हाइजीन फैक्टर होते हैं। आप इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। कोई अब इस पर 10 यहाँ पर मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, आप उनको देख सकते हैं। कंपनी पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरविजन,
interpersonal relation with peers, interpersonal relation with subordinates and interpersonal relation with supervisor, salary, job security, status, पर्सनल लाइफ और वर्किंग कंडीशन, ये हाइजीन फैक्टर हैं। ये मोटिवेशन में इनका कोई रोल नहीं होता है, सिर्फ ये जॉब डिससेटिस्फैक्शन को डिक्रीज करने का काम करते हैं। आगे देखिए, हर्जबर्ग के द्वारा जो सेकंड फैक्टर है वो है मोटिवेशनल फैक्टर। यहाँ पर 6 मोटिवेशनल फैक्टर इनके द्वारा दिए गए हैं जो एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं। ग्रोथ, इसको आप एक इस तरीके से याद कर सकते हैं, ग्रोथ, अचीवमेंट, रेस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क इटसेल्फ, एडवांसमेंट एंड रिकॉग्निशन, ये 6 फैक्टर हैं जो मोटिवेशनल फैक्टर हैं। यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, हाइजीन फैक्टर और मेंटेनेंस फैक्टर डू नॉट मोटिवेट पीपल, दे जस्ट प्रिवेंट जॉब डिससेटिस्फैक्शन। ठीक है, आगे देखिए अल्डरफर की ईआरजी थ्योरी। तो अल्डरफर की ईआरजी थ्योरी की बात करें तो ये मैस्लो की जो नीड हायरार्की थ्योरी है उसी का एक डिफरेंट रूप है। इन्होंने क्या किया, इसको जो है 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ई आर जी, ई का मतलब यहाँ पर एग्जिस्टेंस, आर का रिलेटेडनेस एंड जी फॉर ग्रोथ। यहाँ पे एग्जिस्टेंस नाम दे दिया गया जो मैस्लो की नीड हायरार्किकल थ्योरी थी उसमें फिजियोलॉजिकल नीड्स और सेफ्टी नीड्स, इसको कंबाइंड रूप से इन्होंने उसको एग्जिस्टेंस कहा अल्डरफर ने। इसी प्रकार रिलेटेडनेस की बात करें तो यहाँ पर सोशल नीड्स और सेल्फ स्टीम नीड्स को इनको एक कंबाइंड रूप दे दिया रिलेटेडनेस। और बात करें ग्रोथ की तो ग्रोथ में जो है एक जो लास्ट स्टेज था मैस्लो की नीड हायरार्की में, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, उसी को जो है अल्डरफर ने कहा ग्रोथ। ठीक है, तो ये मैस्लो की नीड हायरार्की का ही एक डिफरेंट रूप है जिसको इन्होंने अलग अलग 3 नामों से रिप्रेजेंट किया है। आगे देखिए, मैकक्लेलैंड की नीड थ्योरी की बात करें तो यहाँ पर 3 टाइप की नीड के बारे में बात की गई है, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर एंड नीड फॉर एफिलिएशन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए प्रोसेस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इससे पहले जो थी वो कंटेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन थी, ये है प्रोसेस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। जहाँ पर 4 थ्योरी आपको पढ़नी होती हैं, ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी एंड सेकंड इज एडम्स इक्विटी थ्योरी, थर्ड इज गोल सेटिंग थ्योरी एंड फोर्थ इज परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्शन मॉडल। तो यहाँ पर देखिए ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी की बात करें विक्टर एच ब्रूम के द्वारा दी गई थी। यहाँ पर ये फार्मूला आपको याद रखना है, यही पूछा जाता है, वैलेंसी इंटू एक्सपेक्टेंसी इंटू इंस्ट्रूमेंटलिटी। वैलेंसी का मतलब होता है स्ट्रेंथ ऑफ एन इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस फॉर अ पर्टिकुलर आउटकम और रिवार्ड। एक्सपेक्टेंसी का यहाँ पर मीनिंग क्या होता है, एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एफर्ट विल लीड टू डिजायर्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। और इंस्ट्रूमेंटलिटी का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन परफॉर्मेंस एंड रिवार्ड। तो यही आपको यहाँ पर फार्मूला याद रखना है ब्रूम्स की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में, बैलेंसी इंटू एक्सपेक्टेंसी इंटू इंस्ट्रूमेंटलिटी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एडम की इक्विटी थ्योरी। आगे देखिए, ये कुछ और थ्योरी, 2 परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्शन मॉडल और गोल सेटिंग थ्योरी, इनको आप छोड़ सकते हैं। अब लीडरशिप थ्योरी की बात करें तो यहाँ पर मैं आपको 4 थ्योरी बता चुका हूँ। एक तो ट्रेडिशनल थ्योरी है जहाँ पर आप ग्रेटमैन थ्योरी एंड ट्रेट थ्योरी की बात करते हैं, सेकेंड इज बिहेवियरल थ्योरी, थर्ड इज सिचुएशनल थ्योरी और फोर्थ न्यू थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। तो यहाँ पर देख लीजिए ट्रेट थ्योरी एंड ग्रेटमैन थ्योरी। तो ग्रेटमैन थ्योरी क्या कहती है, ग्रेटमैन थ्योरी कहती है क्वालिटी कैन नॉट बी एक्वायर्ड थ्रू फॉर्मल एजुकेशन और ट्रेनिंग। ग्रेटमैन थ्योरी कहती है लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड, कि लीडर जो है सिर्फ जन्म लेते हैं, उनको आप फार्मल एजुकेशन और ट्रेनिंग के द्वारा आप लीडर नहीं बना सकते हैं, ये ग्रेटमैन थ्योरी कहती है। ठीक है, दिस थ्योरी हैज ओनली एकेडमिक इंपॉर्टेंस, ये इसका एक लूप होल्स आप कह सकते हैं ग्रेटमैन थ्योरी का, कि इसका सिर्फ एकेडमिक इंपॉर्टेंस है, प्रैक्टिकल इसका कोई रिलीवेंस नहीं है। नेक्स्ट देखिए, बिहेवियरल थ्योरी की बात की जाए तो बिहेवियरल थ्योरी एम्फेसाइजेस दैट स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इज द रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव रोल बिहेवियर। ठीक है, तो बिहेवियरल थ्योरी में आप ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी और मिशिगन यूनिवर्सिटी की कुछ थ्योरी हैं उसको आप पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, मैनेजियल ग्रिड के बारे में बात करें तो ये ब्लैक एंड मॉर्टन के द्वारा दिया गया। यहाँ पर जो है ब्लैक एंड मॉर्टन ने इस तरीके से इस थ्योरी को रिप्रेजेंट किया था, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन को एक्स एक्सिस पे रखा था और कंसर्न फॉर पीपल को वाई एक्सिस पे रखा था और इसको कुछ नाम दिए थे। ठीक है, अब उस नाम को देखिए, मैंने यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखिए 1,1 को इन्होंने कहा था इम्पोवरिस्ड लीडर, और 9:1 को 9,1 को कहा था टास्क ओरिएंटेड लीडर, और 5,5 को कहा था मिडिल ऑफ द रोड, और कंट्री क्लब किसको कहा था 1,9 एंड 9,9 को कहा था टीम मैनेजमेंट। टीम मैनेजमेंट ये मोस्ट इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल है और ये रेयर स्पेसीज होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं 9,9 में।
ठीक है, तो ये था मैनेजियल ग्रिड जो कि ब्लैक एंड मॉर्टन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट देखिए लिकर्ट्स 5 सिस्टम्स ऑफ मैनेजमेंट जो रेंसिस लिकर्ट के द्वारा दिया गया था। यहाँ पर 4 टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल की बात की गई थी, एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटेटिव, बिनिवोलेंट अथॉरिटेटिव, कंसल्टेटिव अथॉरिटेटिव एंड पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। ये 4 टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल रेंसिस लिकर्ट के द्वारा दिया गया था, जिसको लिकर्ट्स 4 सिस्टम्स ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए सिचुएशनल थ्योरी और कंटिजेंसी थ्योरी, तो इसको आप पहले ही पढ़ चुके हैं। तो फेडरल की कंटिजेंसी थ्योरी में लीडरशिप स्टाइल जो टास्क ओरिएंटेड होता है और रिलेशनशिप ओरिएंटेड होता है। सिचुएशनल वेरिएबल्स यहाँ पर टास्क स्ट्रक्चर, पोजीशन, पावर और लीडर मेंबर रिलेशनशिप होते हैं। ठीक है, तो इसको आप पढ़ चुके हैं। आगे देखिए पाथ गोल थ्योरी की बात करें तो रॉबर्ट हाउस के द्वारा दी गई थी पाथ गोल थ्योरी। यहाँ पर 4 स्टाइल की बात की जाती है, डायरेक्टिव स्टाइल, सपोर्टिव स्टाइल, पार्टिसिपेटिव स्टाइल एंड 4th इज अचीवमेंट स्टाइल। और ये चारों स्टाइल किस पे डिपेंड करते हैं, ये करेक्टरिस्टिक ऑफ द सबॉर्डिनेट एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इन्वायरमेंट में चारों स्टाइल डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट देखिए लाइफ साइकिल थ्योरी, ये पॉल हार्सी एंड ब्लैंचार्ड के द्वारा दी गई थी। यहाँ पर 3 वेरिएबल्स की बात की गई थी, टास्क बिहेवियर, रिलेशनशिप बिहेवियर एंड मैच्योरिटी बिहेवियर। आगे देखिए करिस्मेटिक लीडरशिप थ्योरी जो रॉबर्ट हाउस के द्वारा दी गई थी। यहाँ पर करिस्मेटिक लीडरशिप थ्योरी में जो भी लीडर होता है जो पावर टू इंस्पायर और अट्रैक्ट अदर्स, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनल क्वालिटीज़ के अंदर होती हैं जो करिस्मेटिक लीडरशिप थ्योरी में बताया गया है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थ्योरी जेम्स मैकग्रेगर बर्न्स के द्वारा गई। 4 पॉइंट यहाँ पर बताए गए, आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस और कैरिस्मा, इंस्पिरेशनल मोटिवेशन, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन एंड इंडिविजुअलाइज कंसर्न। 4 पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं कभी कभी। तो ये चौथा पॉइंट आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो जेम्स मैकग्रेगर बर्न्स की जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थ्योरी है, तो यहाँ पर इंडिविजुअलाइज्ड कंसर्न होता है, टीम कंसिडरेशन कहीं पर ऑप्शन में अगर आपको दे रखा हो तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, ये इंडिविजुअलाइज्ड कंसर्न्स की बात करती है ये थ्योरी। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप थ्योरी क्या करती है, मैक्स वेबर एंड बॉस के द्वारा दी गई थी। ये जो है मोटिवेशन थ्रू अ सिस्टम ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट, तो ये इस पे बिलीव करती है। अब नेक्स्ट है मॉडल ऑफ ओबी मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। तो 4 मॉडल यहाँ पर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में, ऑटोक्रेटिव, कस्टोडियल, सपोर्टिव एंड कोलिजियल। ऑटोक्रेटिव में क्या होता है, पहले तो ये दिया किसके द्वारा गया था, कीथ डेविस एंड न्यूज स्टॉर्म के द्वारा ये मॉडल दिए गए थे। ऑटोक्रेटिव में क्या होता है, एम्प्लॉय जो है ओबीडेंस एंड डिपेंडेंसी की ओर ओरिएंटेड होता है इसमें ऑटोक्रेटिव में। कस्टोडियल में क्या होता है, कस्टोडियल में एम्प्लॉय का ओरिएंटेशन सिक्योरिटी एंड बेनिफिट्स की तरफ होता है। सपोर्टिव में एम्प्लॉय का ओरिएंटेशन जॉब परफॉर्मेंस एंड पार्टिसिपेशन की तरफ होता है। और कॉलेजियल की बात की जाए तो यहाँ पर जो एम्प्लॉय का ओरिएंटेशन होता है वो रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर और सेल्फ डिसिप्लिन। तो ये जो है मॉडल थे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के। अब पर्सनालिटी मेजरमेंट मॉडल की बात करें तो यहाँ पर 2 मॉडल होते हैं, एक बिग 5 होता है, एक MBTI होता है। बिग 5 में 5 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ पर एग्रीएबलनेस की बात की जाए तो यहाँ इसका मतलब होता है कोऑपरेटिव, ट्रस्टेड। ओपननेस में वो एम्प्लॉय रखे जाते हैं जो ओपन माइंडेड होते हैं, क्रिएटिव होते हैं और फ्लेक्सिबल एटीट्यूड वाले होते हैं। कॉन्शियसनेस ये केयरफुल और डिसिप्लिन्ड होते हैं। न्यूरोटिसिज ये निगेटिव इमोशन वाले होते हैं और एनग्जाइटी होती है इनके अंदर। एक्स्ट्रावर्जन में ये अकेले रहना पसंद नहीं करते हैं और काफ़ी टॉकेटिव होते हैं। तो ये बिग 5 है पर्सनालिटी मेजरमेंट मॉडल में। एक और पर्सनालिटी मेजरमेंट मॉडल है जिसको MBTI कहते हैं, मेयर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर, MBTI। तो यहाँ पर 4 पॉइंट हैं, सेंसेशन थिंकिंग पर्सनालिटी, इंट्यूशन थिंकिंग पर्सनालिटी, सेंसेशन फीलिंग पर्सनालिटी, इंट्यूशन फीलिंग पर्सनालिटी। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान से समझना। सेंसेशन थिंकिंग पर्सनालिटी वाले जो होते हैं वो एनालिटिकल होते हैं और फोकस रहते हैं प्रेजेंट में, फोकस टुवर्ड प्रेजेंट। ठीक है, और ये जो है सेंसेशन थिंकिंग पर्सनालिटी वाले प्रोडक्शन और मैनेजमेंट पोजीशन के लिए फिट माने जाते हैं। सेकंड देखिए, सेकंड है इंट्यूशन थिंकिंग पर्सनालिटी। ये जो है फ्यूचरिस्टिक होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं और क्रिएटिव होते हैं। और ये लोग जो हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पोजीशंस के लिए फिट माने जाते हैं, जो इंट्यूशन थिंकिंग पर्सनालिटी बातें होते हैं। थर्ड है सेंसेशन फीलिंग पर्सनालिटी। ये जो हैं ऑब्जर्वेशनल होते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स वाले होते हैं, सेंसेशन फीलिंग पर्सनालिटी वाले, और इनको जो है साइंस और टेक्नोलॉजी फील्ड के लिए फिट माना जाता है। फोर्थ इज इंट्यूशन फीलिंग पर्सनालिटी।
ये जो है पीपल ओरिएंटेड होते हैं, और जो है पोजिज पर्सनल चार्म, ये लोग जो हैं इंट्यूशन फीलिंग पर्सनालिटी वाले जो हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पोजीशंस के लिए फिट माने जाते हैं। तो ये 4 पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। एमबीटीआई में मेयर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर, सेंसेशन थिंकिंग पर्सनालिटी, इंट्यूशन थिंकिंग पर्सनालिटी, सेंसेशन फीलिंग पर्सनालिटी एंड इंट्यूशन फीलिंग पर्सनालिटी। तो ये कुछ चीज़ें थी, और इससे आगे की जो चीज़ें इसमें बची हैं इस यूनिट में, जो हमारी यूनिट मैंने यहाँ पर आपको बताया है मैनेजमेंट फंक्शंस एंड बिहेवियर, इसके आगे अभी और भी चीज़ें बची हुई हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में रिवाइज करा दूंगा, और साथ ही क्वेश्चन भी करा दूंगा। तो आज के क्वेश्चन जो हैं, क्वेश्चन की तरफ आप देखिए, जो क्वेश्चन तो अभी शुरू किए नहीं हैं, तो क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। देखिए, ये जो है आज के क्वेश्चन आप देख लीजिए। क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू हर्जबर्ग्स मोटिवेटर हाइजीन थ्योरी, द हाइजीन फैक्टर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर। तो अभी मैंने बताया हर्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी के बारे में बात की, जहाँ पर 2 फैक्टर होते हैं, एक हाइजीन फैक्टर होता है और एक मोटिवेशन फैक्टर होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया 2 हाइजीन फैक्टर होते हैं, वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अभी तो बताया वो मोटिवेशन में उनका कोई रोल नहीं होता है, वो सिर्फ जॉब डिससेटिस्फैक्शन को डिक्रीज करने का काम करते हैं। तो यही हो जाएगा डिक्रीज इन डिससेटिस्फैक्शन, जो हाइजीन फैक्टर होते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ स्पॉन ऑफ कंट्रोल। स्पॉन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है नंबर ऑफ एम्प्लॉय टू बी कंट्रोल्ड। एक मैनेजर जो है कितने सबऑर्डिनेट को कंट्रोल करेगा, ये स्पॉन ऑफ कंट्रोल इसी में इसको देखते हैं। आगे देखिए, द थ्योरी जेड ऑफ मैनेजमेंट रिलेटिंग टू मोटिवेशन वाज डेवलप्ड बाई। तो मोटिवेशन की एक थ्योरी अभी मैंने आपको बताई, थ्योरी जेड जो विलियम आउची के द्वारा दी गई, और ये थ्योरी जेड जो है ये जापानीज और अमेरिकन मैनेजमेंट स्टाइल का एक कंबाइंड रूप है, जहाँ पर म्यूचुअल ट्रस्ट की बात की जाती है, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट की बात की जाती है, स्लो इवेल्युएशन एंड प्रमोशन की बात की जाती है, और मॉडरेटली स्पेशलाइज्ड करियर पाथ की बात की जाती है। ठीक है, तो ये जो है दी किसके द्वारा दी गई थी, ये आपसे पूछा गया है, विलियम जी आउची के द्वारा दी गई थी थ्योरी जेड। और थ्योरी एक्स और वाई अभी मैंने यहाँ पर आपकी डिस्कस नहीं की थी। तो थ्योरी एक्स और वाई की बात करें तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, थ्योरी एक्स वाई, थ्योरी एक्स में जो है जितनी भी निगेटिव चीज़ें एम्प्लॉय के अंदर होती हैं वो थ्योरी एक्स में होती हैं। फॉर एग्जांपल, नॉट विलिंग टू वर्क, लेजी, रिमेन बिजी विजिबल, सेल्फ सेंटर्ड, नॉट इंटेलिजेंट, और डू नॉट लाइक चेंजेस। जितनी भी निगेटिव चीज़ें वो थ्योरी एक्स में होती हैं। बाई में जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें एम्प्लॉय के अंदर होती हैं वो थ्योरी बाई में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑलवेज विलिंग टू वर्क, दे आर नॉट लेजी, डू नॉट लाइक टू रिमेन बिजी विजिबल, एंड सेल्फ कंट्रोल। ये सेल्फ कंट्रोल्ड होते हैं और इनको कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है, जो थ्योरी एक्स वाले होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हेनरी फ्योल डिड नॉट ले डाउन द फॉलोइंग प्रिंसिपल। तो 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अभी मैंने आपको बताया है, तो उसमें पूछा गया यहाँ पर कौन सा नहीं है। तो देखिए, प्रिंसिपल ऑफ आर्डर है 14 प्रिंसिपल में, फ्योल के जो 14 प्रिंसिपल हैं। प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट डी कॉर्पस बिल्कुल है, इसी को तो टीम वर्क कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन ऐसा कुछ नहीं है, 14 जो प्रिंसिपल दिए गए हैं इसमें जो है प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन नहीं है। अब प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन ये भी है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये मैनेजमेंट फंक्शंस से आपको देखिए दे रखा है, जो 5 फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, उसी को आपको मैच करना है। देखिए, कंट्रोलिंग में क्या करते हैं, कंट्रोलिंग में कंपेरिजन ऑफ परफॉर्मेंस विद कंपनी स्टैंडर्ड्स, यही तो करते हैं कंट्रोलिंग में। प्लानिंग में फोरकास्टिंग, डायरेक्टिंग स्टाफिंग में ट्रेनिंग, और डायरेक्टिंग मीन्स मोटिवेशन। तो यही इसका सिंपल सा है, आप आसानी से इसको मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्रिक पैट्रिक्स 4 लेवल इवेल्युएशन मॉडल इंक्लूड्स द फॉलोइंग। तो यहाँ पर क्रिक पैट्रिक का जो 4 लेवल इवेल्युएशन मॉडल है उसके रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो अभी मैंने आपको अभी मैं जब रिवीजन करा रहा था तो उसमें मैंने यहाँ पर इसको शामिल नहीं किया था, तभी तो मैंने कहा अभी कुछ चीज़ें छोड़ दी गई हैं, वो आपको आगे वीडियो जब 12 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आगे जो भी टॉपिक बचे हैं इस यूनिट का, मैनेजमेंट फंक्शंस एंड बिहेवियर का, वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम इसको स्टॉप करेंगे और नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ेंगे। तो देख लीजिए, क्रिक पैट्रिक्स 4 लेवल इवेल्युएशन मॉडल, इसी को क्रिक पैट्रिक 4 लेवल ऑफ ट्रेनिंग मॉडल भी कहते हैं। ये एक ट्रेनिंग का मॉडल है और क्रिक पैट्रिक के द्वारा दिया गया है। यहाँ से पूछा गया है आपसे इंक्लूड्स, मतलब यहाँ पर
क्या इंक्लूड किया जाता है, तो ये आप डायरेक्ट लगा सकते हैं लर्निंग। अगर आपको वो चारों पॉइंट पता है तो क्रिक पैट्रिक ने 4 पॉइंट पर बात की थी। पहला पॉइंट क्रिक पैट्रिक का था, वो था रिएक्शन। पहला पॉइंट रिएक्शन था, ठीक है। ट्रेनिंग देने के बाद कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं जिन एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी गई है, लाइक डिड यू फील दैट द ट्रेनिंग वर्थ योर टाइम एंड डिड यू थिंक इट वाज सक्सेसफुल। इस तरीके के क्वेश्चंस किए जाते हैं जो एम्प्लॉय ट्रेनिंग लिए हैं, किसके अंदर, रिएक्शन के अंदर। उनका रिएक्शन पता किया जाता है, क्योंकि ये ट्रेनिंग से रिलेटेड ही ये क्रिक पैट्रिक ने मॉडल दिया था। और सेकेंड जो पॉइंट है वो है लर्निंग। यहाँ पर भी क्वेश्चन किए जाते हैं कि जो एम्प्लॉय ट्रेनिंग लिए हैं उससे पूछा जाता है कि आपने इस ट्रेनिंग से क्या सीखा है। एंड थर्ड पॉइंट होता है बिहेवियर। अब यहाँ पर भी मेजर किया जाता है कि ट्रेनिंग जो दी गई है उसमें काफ़ी एक्सपेंस हुआ है, तो उनके बिहेवियर में क्या चेंजेस आया है। एंड फोर्थ पॉइंट इज परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर लास्ट पॉइंट में देखा जाता है ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग देने के बाद परफॉर्मेंस में उनके कुछ चेंज आया है कि ट्रेनिंग का जो भी एक्सपेंस हुआ है वो ऐसे ही चला गया। तो लास्ट पॉइंट है परफॉर्मेंस। यही 4 पॉइंट हैं क्रिक पैट्रिक के 4 लेवल इवेल्युएशन मॉडल में। पहला क्या है, पहला रिएक्शन, सेकेंड लर्निंग, थर्ड बिहेवियर एंड फोर्थ परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट हैं। तो यहाँ पर लर्निंग सिर्फ आपको यहाँ पर दे रखा है, ये इसमें क्रिक पैट्रिक में नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ स्टाफिंग इन करेक्ट सीक्वेंस एंड इंडिकेट द कोड ऑफ करेक्ट सीक्वेंस। स्टाफिंग के बारे में बात की गई, यहाँ पर पॉइंट दिए गए, उनको करेक्ट सीक्वेंस में आपको लगाना है। तो देखिए लगा दीजिए। स्टाफिंग में सबसे पहले स्टाफिंग का काम होता है रिक्रूटमेंट करना, जो कि पॉजिटिव होता है। रिक्रूटमेंट को हम पॉजिटिव कहते हैं, सिलेक्शन को निगेटिव कहते हैं। तो पहला तो यही हो गया रिक्रूटमेंट। उसके बाद होता है सिलेक्शन। अब उसके बाद जब सिलेक्शन हो जाता है तब उनका इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन किया जाता है। थर्ड पे ये आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, इंडक्शन और ओरिएंटेशन के बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है कि क्या परफॉर्मेंस उनका रहा है। तो ये चौथे पॉइंट पे आ जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट पे उनका ट्रांसफ़र, उसी बेस पे उनका ट्रांसफ़र किया जाएगा परफॉर्मेंस अप्रेजल के अनुसार। तो यही इनका सीरियल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लीडरशिप क्वालिटीज आर इनबोर्न, दिस नेशन फॉर्म्स पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये सीधा सीधा आप इसको क्लिक कर सकते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज आर इनबोर्न। ग्रेट मैन ने साफ साफ कहा था जो लीडर होते हैं वो जन्म लेते हैं, उनको आप फॉर्मल एजुकेशन या ट्रेनिंग के द्वारा लीडर आप नहीं बना सकते हैं। तो डायरेक्ट आप इसको लगा दीजिए ग्रेट मैन। ग्रेट मैन ने यही कहा था कि जो है लीडर जन्म लेते हैं, उनको आप ट्रेनिंग या एजुकेशन के द्वारा लीडर नहीं बना सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ग्रेट मैन। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन। तो कंट्रोलिंग फंक्शन में क्या होता है, सेटिंग द स्टैंडर्ड को सेट किया जाता है। सेकेंड होता है मेजरिंग परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। अब लास्ट होता है टेकिंग करेक्टिव एक्शन। अब देखते हैं कि जो स्टैंडर्ड हमने सेट किया था, अब उसके रिगार्डिंग परफॉर्मेंस में कोई डेविएशन तो नहीं आ रहा है। अगर डेविएशन आ रहा है तो देन टू टेक करेक्टिव एक्शन। तो जो असाइनिंग ड्यूटी है ये इसका पार्ट नहीं है कंट्रोलिंग फंक्शन का, ठीक है। तो यही इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस ऑफ डिसीजन मेकिंग अ मैनेजर पिक्स अप अ कोर्स ऑफ एक्शन दैट इज सेटिस्फैक्टरी और गुड इनफ अंडर द सर्कमस्टेंसेस। तो यहाँ पर बाउंडेड रेशनलिटी अप्रोच की बात की गई है। बाउंडेड रेशनली अप्रोच जो हर्बर्ट साइमन के द्वारा दी गई थी, और इसमें जो है लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर किस तरीके से एक अच्छा डिसीजन लिया जाए वो इन्होंने बताया था हर्बर्ट साइमन ने। तो यही इसका आ जाएगा द बाउंडेड रेशनलिटी अप्रोच। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके लीडरशिप स्टाइल पर बेस्ड है। यहाँ पर कुछ आपसे जो लीडरशिप रोल होते हैं उनसे पूछा गया है। तो लीडरशिप रोल की बात की जाए तो मैं आपको बता देता हूँ, एक तो मेंटेनेंस रोल होते हैं, एक मेंटेनेंस रोल होते हैं। यहाँ पर आप सपोर्टर्स, हार्मोनाइजर्स, मीडिएटर्स और टेंशन रिलीवर्स के बारे में पढ़ते हैं। और सेकंड जो होते हैं वो प्रोसीजरल रोल होते हैं लीडरशिप के, जहाँ पर आप लॉजिस्टिक्स कोऑर्डिनेटर्स, एक्सपेडिटर्स, गेट कीपर्स और रिकॉर्डर्स को पढ़ते हैं। तो उसी के बेस पर ये आपसे पूछा गया है, ये आपको मैच करना है। देखिए गेट कीपर क्या होते हैं,
गेट कीपर जो है, देख लीजिए, गेट कीपर का रोल क्या होता है। गेट कीपर जो है इनवाइट ऑल ग्रुप मेंबर्स, गेट कीपर का रोल क्या होता है, इनवाइट ऑल ग्रुप मेंबर्स वन बाय वन टू स्पीक एंड इनकरेज पीपल टू पार्टिसिपेट। ये जो है ग्रुप के सभी मेंबर को पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज करते हैं, जो गेट कीपर होते हैं। ठीक है। सपोर्टर क्या करते हैं, इनकरेजिस साइलेंट और साई मेंबर्स टू कंट्रीब्यूट टू डिस्कशन। ये जो भी शांत लोग बैठे होते हैं उनसे जो है उनको इनकरेज करते हैं डिस्कशन के लिए, डिस्कशन में कंट्रीब्यूट करने के लिए इनकरेज करते हैं जो सपोर्टर होते हैं। कंसेंसस टेस्टर क्या होते हैं, ये जो है एक्सप्लोर्स विद द ग्रुप इफ ऑल ग्रुप मेंबर एग्री विद द डिसीजन। अब हार्मोनाइजर क्या करते हैं, ये जो है रिड्यूस टेंशन इन ग्रुप, रिकंसाइल डिफरेंसेस एंड एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटी। ये जो हार्मोनाइजर जो है रोल के जो भी होते हैं लीडर, वो इस तरीके से काम लेते हैं। ठीक है। तो ये जो है लीडरशिप रोल दिए गए हैं, गेट कीपर, सपोर्टर, कंसेंसस टेस्टर, हार्मोनाइजर। तो मैं बता चुका हूँ यहाँ पर आपको दो टाइप के रोल होते हैं। एक तो होते हैं मेंटेनेंस रोल, जहाँ पर सपोर्टर, हार्मोनाइजर्स, मीडिएटर्स, टेंशन रिलीवर्स को आप पढ़ते हैं। सेकेंड इज प्रोसीजरल रोल्स, जहाँ पर लॉजिस्टिक्स कोऑर्डिनेटर्स, एक्सपेडिटर्स, गेट कीपर्स एंड रिकॉर्डर्स को पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग इज द फंक्शन ऑफ। तो कंट्रोलिंग हमेशा जो है टॉप मैनेजर के द्वारा की जाती है, टॉप मैनेजमेंट के द्वारा की जाती है कंट्रोलिंग, जहाँ पर करेक्टिव एक्शंस को लिया जाता है रिगार्डिंग परफॉर्मेंस। ठीक है। तो यही जो है 12 क्वेश्चन थे, मैंने आपको बता दिए, और जो एक क्विक रिवीजन भी आपका करा दिया मैनेजमेंट फंक्शंस एंड बिहेवियर का। अब इसमें जो भी रिवीजन में कुछ अब मैंने अभी छोड़े हैं कुछ टॉपिक, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में जब 12 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उनको भी उसी के साथ आपको रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने DFCGL जूनियर मैनेजर ऑप्शन BD का अप्लाई किया है तब भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू।